हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। इसके बाद हम पार्ट सेकंड लेके आएंगे जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो सारे क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक्स व्हिच गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो जब भी आपके इंफ्रारेड वाइब्रेशन पूछा जाए कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, तो एक ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जो हमें बताती है मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन किस प्रकार से हो रहा है और वाइब्रेशन और रोटेशन एनर्जी लेवल्स क्या हैं। रेडिएशन इन द इंफ्रारेड रीजन फ्रॉम अबाउट 800 to 200 नैनोमीटर्स। जो इसमें रीजन्स है वो 800 से लेके 20,000 nm है। नॉट एनर्जेटिक इनफ टू काज इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जिसकी एक्साइटेशन के लिए इतना एनर्जी नहीं इनफ थी। आईआर रेडिएशन काज स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक बॉन्ड्स इन ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। The bond which join different atom are stretched and bend of all of them। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो जिस बॉन्ड से ज्वाइंट हुए हैं उस बॉन्ड को आप स्ट्रेच भी कर सकते हो, उसको बेंड भी कर सकते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन द मॉलिक्यूल दस गिव राइज ए क्लोज पैक एब्जॉर्प्शन बैंड नोन एज इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अगर आपका आईआर रेडिएशन कोई भी मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्लोज पैक एब्जॉर्प्शन बैंड देता है जिसे आप इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। द पोजीशन ऑफ ए गिवन इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप लेमडा से डिनोट करते हैं। माइक्रोन इसकी रिप्रेजेंट करते हैं। आर मोर कॉमनली इन टर्म ऑफ वेव नंबर्स, जिसे आप म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं इन सेंटीमीटर इनवर्स। सिंस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एनर्जी। जो म्यू बार होता है, म्यू बार इज इक्वल टू 1 लेमडा होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपान लेमडा होता है। इसलिए आप टोटल करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू सी म्यू बार हो जाएगा, जहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये सारी चीज़ें आपको तब लिखने की ज़रूरत पड़ेगी जब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज़ आईआर स्पेक्ट्रा, तभी आप इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। अभी हम बताएंगे कि अगर क्वेश्चन शार्ट में आ रहे हैं तो आप कहाँ से इस लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन अथवा व्हाट इज फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, तो आपको पता है ना कि आईआर स्पेक्ट्रा में आप इन सब वाइब्रेशन की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप मोड ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की अगर हम बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्ड एटम इंक्रीजेज। या तो दोनों बॉन्ड एटम क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, अथवा दोनों साथ साथ क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। बट एटम रिमेन इन दी सेम बॉन्ड एक्सिस। और जो एटम है एक ही बॉन्ड एक्सिस पे रहेंगे। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर टू टाइप्स। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है वो भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अगर हम बात करें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में, तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी मेरी फास्ट लग रही हो तो प्लीज़ आप इसको स्लो स्पीड पे करके देखेंगे। यहाँ पे मुझे बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है, हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हम सारे टॉपिक्स को इतना फास्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की, इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन द मूवमेंट ऑफ एटम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम इज साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। जो आपका सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, इसमें जो आपके मोड होगा वाइब्रेशंस का, जो मूवमेंट होगा एटम्स का, उस सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन में मूव करेगा along the bond axis. In this type of vibration, stretching and compression occur in the symmetrical fashion. The symmetrical stretching vibration is inactive in infrared since it passes no change in the dipole moment of the molecules. इस तरीके से आपका ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। अगर हम बात करें एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की, in this vibration one atom approach the central atom while other depart from it। एक एटम अगर सेंट्रल एटम की तरफ आएगा तो दूसरा जाएगा। इस तरीके से होगा एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन
स्ट्रेचिंग एंड कॉम्प्रेशन अकर इन अपोजिट डायरेक्शन। जो स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन होगा, अगर एक तरफ से स्ट्रेच हो रहा दूसरे से कंप्रेस होगा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहेंगे। वन बॉन्ड इज ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स compresses while other bond stretches. This type of vibration is IR active. ऐसे जो आपकी वाइब्रेशन होंगे वो क्या होंगे? IR होंगे। तो यहाँ पे दो तरीके से बताया गया है, एक तो सिमेट्रिकल स्टिचिंग का फिगर बनाया गया है, दूसरा एसिमेट्रिकल स्टिचिंग का। अगला देखिए बेंडिंग वाइब्रेशन। अगर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पूछा जा रहा है तो ये सारे पॉइंट आप वहाँ पे लिखेंगे। ए बेंडिंग वाइब्रेशन कंसिस्ट ऑफ ए चेंज इन बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड्स। जो आपका बेंडिंग वाइब्रेशन है वो कंसिस्ट कर रहा है चेंज इन दी बॉन्ड एंगल। जो दो बॉन्ड हैं उनके बीच की बॉन्ड एंगल क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। विथ ए सेंट्रल एटम आर द मूवमेंट ऑफ द एटम विथ रिस्पेक्ट टू द रिमाइंडर ऑफ द मॉलिक्यूल विदाउट मूवमेंट ऑफ द एटम इन द ग्रुप। जो बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। एक तो होता है सिजरिंग, जिसमें वाइब्रेशन जो मूवमेंट होता है एटम का वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और उसकी जो बॉन्ड एक्सिस है वो चेंज हो जाती है, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाती है, तो उसे आप सिजरिंग कहते हैं और इसे आप प्लेन बेंडिंग भी कहते हैं। अगला हम देखेंगे रॉकिंग। आपको बस टाइप पता होना चाहिए। अगर आपको टाइप पता है तो आप अच्छे से उसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आपको टाइप ही नहीं पता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस पूछे जा रहे हैं, तो आप टाइप्स में क्या लिखेंगे? तो रॉकिंग में क्या है? मूवमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन। जो मूवमेंट हो रहे हैं एटम्स के वो एक ही डायरेक्शन में होंगे विथ चेंज इन देयर बॉन्ड एक्सिस, और उसकी जो बॉन्ड एक्सिस है वो क्या होती है? चेंज हो जाती है। और रॉकिंग इज आल्सो कॉल्ड दी प्लेन वाइब्रेशन। इसे आप क्या कहते हैं? प्लेन वाइब्रेशन भी कहते हैं। अगला हम देखेंगे बैगिंग। अगर हम बात करें बैगिंग की, तो इन दिस वाइब्रेशन टू एटम साइमल्टेनियसली मूव एबव एंड बिलो द प्लेन। जो दो एटम्स हैं वो साथ साथ या तो एबव द प्लेन मूव कर जाएंगे या तो बिलो द प्लेन मूव कर जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। किसके रिस्पेक्ट में? सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में। हेंस इट इज़ आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे प्लेन बेंडिंग भी कहते हैं। लास्ट हम देखेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का मतलब है इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन वन ऑफ द एटम मूव अप एंड द अदर एटम मूव डाउन द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। ट्विस्टिंग में क्या होता है? अगर एक एटम क्या करेगा? अप मूव करेगा, तो दूसरा एटम क्या करेगा? डाउन मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। एक तो आपका सिजरिंग होगा, दूसरा क्या होगा? रॉकिंग होगा। अब और भी कुछ यहाँ पे हम पॉइंट देख लेते हैं। जितने भी आपके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जहाँ पे बात आए वहाँ पे आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ऐसे मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं जिसके पास एक से अधिक एटम हो, दो से अधिक एटम्स हों। दो अगर कोई एटम मॉलिक्यूल्स दो एटम रहता है तो आप डाइएटॉमिक कहते हैं, तीन एटम रहता है आप कहते हैं ट्राइएटॉमिक। इसी तरीके से कई सारे एटम्स हैं तो उसे आप बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। में एग्जिबिट मोर देन वन फंडामेंटल वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन बैंड। जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं में एग्जिबिट more than one fundamental vibrational absorption bands. The number of these bands is related to the degree of freedom in the molecules. जो भी आपके बैंड हैं वो किससे रिलेटेड हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दी मॉलिक्यूल्स। इन ईच एटम हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई भी एटम से उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं करस्पॉन्डिंग टू दी 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जो उसके 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 3n। अगर आपसे कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं CO2 है, आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को किया होगा क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने CO2 को काफ़ी बार कराया हुआ है। तो CO2 में अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तो आपने कहा कि फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे? 3n। n क्या है? नंबर ऑफ एटम। तो 3 × 3 करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। अब इस 9 में से कुछ ट्रांजिशनल भी होंगे, कुछ वाइब्रेशनल भी होंगे, कुछ रोटेशनल भी होंगे।
तो आप ये फार्मूला लर्न कर लीजिए। अगर किसी मालिक्यूल्स के एक क्वेश्चन कंपटीशन में तो काफ़ी प्रिय क्वेश्चन है, पीजीटी में तो 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मालिक्यूल्स में आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला क्या है 3n, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ एटम्स इन दी मालिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगा उसमें ट्रांजिशनल भी होगा, वाइब्रेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा। अगर कोई भी मालिक्यूल्स लीनियर हैं, आप यहाँ पे ध्यान देंगे लीनियर मालिक्यूल्स के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है और वहीं पे ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3 होता है। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, फार्मूला यहाँ से हम डेराइव करेंगे। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी जिसे आपने क्या कहा कि ये 3n होगा, माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल। तो 3 रोटेशनल होता है, 2 ट्रांजिशनल होता है, सॉरी हाँ 2 रोटेशनल होता है, 3 ट्रांजिशनल होता है, थोड़ा सा रिवर्स लिखा गया है। तो इसको करेंगे तो 3n-5 आ जाएगा। कोई भी मालिक्यूल्स अगर लीनियर है sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे 3n-5। यहाँ पे लिखा गया है सो ए लीनियर मालिक्यूल हैज़ 3n-5 फंडामेंटल वाइब्रेशंस, देयरफॉर फॉर ए डायटोमिक मालिक्यूल्स n = 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विल बी 1। इसी तरीके से और भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे करके दिए गए हैं कि कौन से मालिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव्स होंगे, कौन से मालिक्यूल्स इंफ्रारेड इनएक्टिव होंगे। इसी तरीके से आप नॉन लीनियर मालिक्यूल्स के लिए निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर नॉन लीनियर मालिक्यूल्स के लिए फार्मूला जनरेट करेंगे तो उसके लिए जो नॉन लीनियर मालिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है वो 3n-6 होता है, क्योंकि इसमें 3 रोटेशनल भी होते हैं और 3 ट्रांजिशनल भी होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। 3n-5 and 3n-6 vibrations are called in normal mode. Out of these vibration, n-1 vibration are stretching vibration and remaining vibration are bending। जो आप वाइब्रेशन का फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें से अगर आप n-1 यूज कर दें तो आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मिल जाएगा, और अगर आप फार्मूला यूज करेंगे n-1 के बाद जितना बचेगा सब के सब बेंडिंग वाइब्रेशन रहेंगे। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हुक्स लॉ। जब भी आपको IR के बारे में 2 लाइन पूछा जाए कि राइट दी शॉर्ट नोट अथवा राइट दी प्रिंसिपल्स ऑफ IR स्पेक्ट्रा, तो आप हुक्स लॉ को भी वहाँ पे लिख सकते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है, क्योंकि IR का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हुक्स लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज़ IR स्पेक्ट्रा, तो आप 2-4 लाइन ऊपर की बता सकते हैं, उसके बाद आप बता सकते हैं यही IR स्पेक्ट्रा का फार्मूला लिख दीजिए। हुक्स लॉ में ज़्यादा थ्योरी मत लिखिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप IR स्पेक्ट्रा के बारे में 2-4 लाइन लिखिए और हुक्स लॉ के फार्मूला वहाँ पे लिख दीजिए। यानी इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको हुक्स लॉ की जानकारी, अगर आपने IR पढ़ा तो आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स आर लाइक ए वाइब्रेटिंग स्प्रिंग। The stretching frequency of this vibrating bond can be approximated by Hooke's law. In this approximation, 2 atoms and the connecting bond are treated as a simple harmonic oscillator composed of 2 mass atoms joined by a spring। 2 मास एटम से जुड़े हुए हैं और एक स्प्रिंग के द्वारा, एक आपका M1 है, दूसरा आपका M2 है। अब यहाँ पे देखिए हुक्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स नीडेड टू कंप्रेस एक्सटेंड टू ए स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस यू स्ट्रेच इट। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग दैट इज बॉन्ड इज रिलेटेड टू द मासेज ऑफ फोर्स कांस्टेंट। प्लीज़ आप इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से याद करिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी स्प्रिंग की वाइब्रेशन की, बॉन्ड की, वो किससे रिलेटेड है, मासेज ऑफ द फोर्स कांस्टेंट, मासेज से, यानी उसका मास कितना है और फोर्स कांस्टेंट कितना है उस स्प्रिंग का, उस बॉन्ड का।
बाय दी फॉलोइंग फार्मूला। तो आप इस फार्मूले को बस याद करिए। अगर हुक्स लॉ में आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये 2 लाइन याद करिएगा। अगर आपका क्वेश्चन बहुत शार्ट आ जाए, आप हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हम लिख क्या रहे हैं। इस सारी चीज़ों पे आपको बहुत फोकस करना होगा। हम आपसे कह रहे हैं कि आपके एग्जाम्स के लिए इतना हुक्स लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी ही लाइन आप याद कर लीजिए। म्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट अंडर के अपान म्यू। म्यू बार इज इक्वल टू, म्यू बार बराबर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी सेंटीमीटर इनवर्स में, सी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, के यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट इन डाइन पर सेंटीमीटर्स, म्यू क्या है, रिड्यूस मास है। अब आप रिड्यूस मास का फार्मूला तो यहाँ पे आपको पता है, म्यू इज इक्वल टू m1 × m2, m1 + m2 मासेज ऑफ एटम इन ग्राम। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की। म्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट अंडर के अपान म्यू, यानी जब आप लोअर मास होगा तो हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। इस तरीके से आपके डिपेंड करेगा मासेज पे। अगर फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। रिड्यूस मास जितना कम होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना स्मॉलर फोर्स कांस्टेंट होगा, और जितना कम फोर्स कांस्टेंट होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी होगी। इस तरीके से सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मैंने आपको इसको कई बार बताया हुआ है, आप ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ हुक्स लॉ पूछा जा रहा है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप हुक्स लॉ में बस इतना ही पॉइंट लिखेंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सब पॉइंट तब आप लिखेंगे जब आपको क्वेश्चन दिए जाएं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएं अथवा क्वेश्चन लॉन्ग में आए। अब देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चहेता क्वेश्चन है। जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो आप इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमने बताया था कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन यूवी रीजन बाय कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स causes transition of valence electron in the molecule. These transition are sigma to sigma star, n to sigma star, pi to pi star and n to pi star. When selection rule are applied, the first 3 transition are usually allowed, whereas n to pi star transition are forbidden. अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन रूल अप्लाई करें तो हमारे सारे ट्रांजिशन तो अलाउ होते हैं, लेकिन जो n to pi star है, जिसे आप क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में जा रहा है, वो ट्रांजिशन क्या होता है, फॉरबिडन होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ट्रांजिशन फॉलो द ऑर्डर। जो डिफरेंट ट्रांजिशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सबसे ज़्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए होती है, फिर n टू सिग्मा स्टार के लिए होती है, फिर पाई टू पाई स्टार के लिए होती है। सबसे कम जो हमारी एनर्जी लगती है n टू पाई स्टार के लिए लगती है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। आज आपकी अगर मेहनत करेंगे, काफ़ी अच्छे से अगर आप मेहनत करेंगे तो आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। जो चीज़ आपके पेरेंट्स सोच रहे होंगे, जो चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें तोहफे के रूप में वो दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हार्ड वर्क करिए। आप कहीं भी रहिए, किसी भी फील्ड में रहिए, आप मेहनत ज़रूर करिए, चाहे वो घर का काम ही क्यों ना हो। आप मेहनत करिए, अपने घर के कामों में सहयोग कीजिए, अपनी पढ़ाई में सहयोग कीजिए। आप किसी भी दूसरे पे फाइनेंशियली डिपेंड मत बनिए, पर इतनी पढ़ाई करिए कि आगे चल के आपको परेशानियों का सामना मत करना पड़े, क्योंकि आप ही के हाथों में सब कुछ है। आज का समय अगर अपना गंवाएंगे तो आने वाला समय आपका इतना बेटर नहीं होगा। आप सब कुछ कीजिए अपनी ज़िंदगी में, घूमिए टहलिए, एंजॉय करिए, लेकिन आपके लिए पढ़ाई भी आपकी बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ऐसा ट्रांजिशन आपके ऐसे कंपाउंड से पाया जाएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सिंगल बॉन्ड, जिसमें कोई भी लोन पेयर ना हो, सारे बॉन्ड क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। यहाँ पे डिफिनीशन सारी लिखी गई है, आप इस डिफिनीशन को देख सकते हैं। कोई भी लोन पेयर ना हो, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें n टू सिग्मा स्टार की, तो जितने कंपाउंड हैं, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ अगर लोन पेयर भी है, n का मतलब है नॉन बॉन्डिंग, यानी कंपाउंड विथ सैचुरेटेड कंपाउंड विथ लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग अंडरगो सिग्मा n टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब देखो, अगर क्वेश्चन बहुत शार्ट है तो हम क्यों ये सारे एग्जांपल्स बताएंगे, क्यों हम ये सारे पॉइंट बताएंगे।
हम इतना ही बता देंगे सैचुरेटेड कंपाउंड विथ लोन पेयर, लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा तो आपको ये सारी थ्योरीज लिखनी पड़ेंगी। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, हमने कहा कि जब बात पाई की आ गई है तो पाई का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड हो। अगर पाई बॉन्ड ही ना होगा तो हम ट्रांजिशन कैसे कराएंगे? तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का मतलब है प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल टू ए एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड विथ अनसैचुरेटेड सेंटर्स। ऐसे कंपाउंड में पाया जाएगा जिसके पास अनसैचुरेटेड सेंटर्स होंगे, जैसे आपके जितनी एल्कीन्स हो गई, कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, जितने एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, अथवा कोई कंपाउंड है डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड है, ये जो है, इन सब में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। अब हम चलते हैं लास्ट ट्रांजिशन, जिससे अभी तक आपने क्या कहा, ये तो फॉरवर्डन होता है एन टू पाई स्टार, और सबसे कम इसकी एनर्जी भी होती है। तो अगर हम बात करें तो ऐसे कंपाउंड में पाया जाता है जिसमें डबल बॉन्ड के साथ साथ उसमें लोन पेयर भी हो। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स उसमें हेट्रो एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो उसमें क्या होगा, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। इन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ए हेट्रो एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर is excited to pi star anti-bonding orbitals. This transition involves least amount of energy than all the transition and hence given rise to an absorption band at longer wavelength. तो इतना पॉइंट आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में याद करेंगे। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा हुक्स लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिए, यानी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रिंसिपल कहीं पूछा जाए तो आगे से 2-4 लाइन लिख के आप हुक्स लॉ को लिख देंगे। म्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट अंडर के अपान म्यू, इसको आप जरूर लिखेंगे। उस तरीके से ऑक्सोक्रोम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको बताया था। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इसको लर्न भी कर लिए होंगे, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। एन ऑक्सोक्रोम इज ए कलर इनहेंसिंग ग्रुप। ऑक्सोक्रोम एक ऐसा क्रोमोफोर्स, तो याद रखिएगा, एन ऑक्सोक्रोम इज ए कलर इनहेंसिंग ग्रुप व्हिच डज नॉट इफेक्ट इटसेल्फ एज ए क्रोमोफोर बट whose presence bring about a shift to the absorption band towards red end of the spectrum, longer wavelength. The absorption of longer wavelength is due to the combination of a chromophore and an auxochrome to give rise to another chromophore. तो आज आप इस डिफिनीशन को ज़रूर लर्न कर लीजिए। अगर आज आप इस लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही आप इस लेक्चर्स को ज़रूर लर्न करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपका बहुत रटा हुआ आता है तो एग्ज़ाम में आप उसको 2-4 मिनट में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो एन ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप इज नोन एज कलर इनहेंसिंग ग्रुप। ऑक्सोक्रोम्स ग्रुप डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन अबव 200 nm। अब अगर क्वेश्चन शार्ट में आए तो आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन सेशन ए में आए, बी में आए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सी में ही अगर आए, 4-5 टॉपिक अगर दे दिए हों, शार्ट नोट लिखना हो, तो आप इसमें फंक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एन ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप इज नोन एज कलर इनहेंसिंग ग्रुप। ऑक्सोक्रोम्स ग्रुप डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन above 200 nm. Some chromophoric groups are OH, OR, Cl, Br, SO3H, NR2, NSCS3, NCS32, OCS3, COCS3, CONS2. The effect of the auxochrome is due to its ability to extend the conjugation of a chromophore by the sharing of non-bonding electrons. Thus, a new chromophore results which has a different value of the absorption maximum as well as the extension coefficient. अब देखिए फंक्शन, अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो फंक्शन आप नोट करेंगे। तो ऐसा करिएगा, आप फंक्शन की जो हेडिंग है उसको लर्न कर लीजिएगा। इंटेंसिफाई द कलर ऑफ क्रोमोफोर, मेक्स द क्रोमोजेन ए डाई बाई फिक्सिंग इट फैब्रिक। अब देखिए यहाँ पे शार्ट नोट हाइप्सोक्रोमिक पे भी आता है, तो टाइप्स तो आपको याद करना पड़ेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको तो हम बताएंगे। इस टाइप में आप इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मान लीजिए कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप इसको लर्न कर लीजिए। जिस तरीके से मैंने कहा आप क्रोमोफोर को रट लीजिए, उस तरीके से हमें भी कह रहे हैं आप जो क्रोम को रट लीजिए, उस तरीके से हमें भी कह रहे हैं कि आप इसके टाइप्स को भी रट लीजिएगा। हिप्सोक्रोमिक ग्रुप्स, दीज ग्रुप डिम्नाइज द कलर ऑफ द क्रोमोजेन, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट टू शार्टर वेवलेंथ। फॉर एग्जाम्पल्स दिया गया है, हिप्सोक्रोमिक आल्सो कॉल्ड दी ब्लू शिफ्ट। आप इतना भी लिख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है तो आप यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ तक आप इसको यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिख सकते हैं कि हिप्सोक्रोमिक ग्रुप्स क्या है। अगला देखेंगे बैथोक्रोमिक ग्रुप्स, जिसे आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं अथवा इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। These group that is primary, secondary and tertiary amino acid deepens the color of the chromophore, thus they cause displacement to longer wavelength। तो आप इसको यहाँ से जरूर लर्न करिएगा, हिप्सोक्रोमिक एंड बैथोक्रोमिक। आज ही इसको भी याद करना है। जिस क्वेश्चन को आज ही लर्न कर लेना है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। आप हाइपर और हाइपोक्रोमिक भी देख सकते हैं एक बार, बस इसमें कुछ नहीं, एक लाइन में याद कर लीजिएगा। इंक्रीज, हाइपर का मतलब है जैसे आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, यानी आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहे हैं गुस्से को, तो आप याद करिएगा हाइपर का मतलब इंक्रीज इंटेंसिटी और हाइपो का मतलब डिक्रीज इंटेंसिटी। बस इतना आपको लर्न करना है। फिगर उगर की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए आप बना सकते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट में क्या आ गया, मैंने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी आज लर्न करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको भी, क्रोमोफोर। क्रोमोफोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन इज नोन एज क्रोमोफोर। क्रोमोफोर इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम containing the electron responsible for absorption. The color usually appears if a compound contains certain unsaturated groups. These groups are referred to as chromophores by Witt. और ये जो certain groups थे इसे हमारे विट नाम के साइंटिस्ट ने रिफ़र क्या किया था, क्रोमोफोर्स। The compound containing a chromophore is called chromogen. ऐसे कंपाउंड को आप क्रोमोजेन कह रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, जिनके पास क्रोमोफोर प्रेजेंट है, जो क्रोमोफोर को कंटेन कर रहे हैं। तो आप पहला लाइन जरूर लर्न करिएगा, एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन इज नोन एज द क्रोमोफोर। अगला देखेंगे, क्रोमोफोर इज एनी आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप दैट एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। दीज ऑर्गेनिक ग्रुप व्हिच अंडरगो n to pi star and pi to pi star transition act as a chromophore, that the color exciting group. Chromophore is responsible for imparting color to the compounds. अगर आपका क्वेश्चन शार्ट है तो आप डेफिनेशन नहीं भी लिख सकते हैं, आप इतना ही लिखेंगे तब भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। शार्ट नोट अगर लिखने के लिए आए, अगर क्वेश्चन दिया हो ज़्यादा लंबा वर्ड में ना पूछा हो तो आप एग्जाम्पल्स नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो ज़रूर एग्जाम्पल्स को पढ़िएगा। तो क्रोमोफोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम देख रहे हैं, जनरली ये बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम अगले ही लेक्चर्स में इसको नोट करेंगे। केमिकल शिफ्ट, तो केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन आपकी किस तरीके से पूछी जा रही है, 2 नंबर में अगर पूछी जा रही है केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन, आप ध्यान दीजिएगा। अगर केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन आपके सिर्फ 2 नंबर में पूछा जा रहा है, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, तो आप बस इतना लिखेंगे, द डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटॉन फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए रेफरेंस प्रोटॉन इज नोन एज द केमिकल शिफ्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटॉन्स। कुछ बच्चे कम ही चीज़ों को पढ़ के अच्छे मार्क को गेन कर रहे हैं, आप स्मार्ट स्टडी पे फोकस करिए। आप देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मेन चीज़ उस पर फोकस करिए। अथवा अगर ये डिफिनीसन ना याद हो रही हो, नीचे दूसरी डिफिनीसन मैंने लिखा है, दिस शिफ्ट कंपेयर्ड विथ ए स्टैंडर्ड रेफरेंस इन द पोजीशन ऑफ एनएमआर एब्जॉर्प्शन व्हिच अराइव ड्यू टू सील्डिंग एंड डीसील्डिंग ऑफ प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। तो ये दोनों डिफिनीसन तो ज़रूर से ज़रूर लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए यहाँ पे मैंने थ्योरी बताया है कि कैसे केमिकल शिफ्ट आपकी जनरेट होती है, किस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब यहाँ पे दो डेफिनेशन आपको लर्न करनी होगी, एक तो आपका शिल्डेड और दूसरा डीशिल्डेड। मैंने अलग से कहीं नहीं नोट कराया है, कई बार आपका क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट करिए शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग। सभी लोग इस लेक्चर को पूरा वॉच करिएगा और देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला क्या है, शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग। तो अगर आपको शिल्डिंग और डीशिल्डिंग याद करना है तो आप यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे। When a molecule is placed in a magnetic field, its electron is caused to circulate। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन में सर्कुलेट करने लगते हैं, एंड दे प्रोड्यूस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज induced magnetic field। Rotation of electrons about the proton itself, a field in such a way that at the proton it opposes the applied field, hence the field felt by proton is diminished and the proton is still to be shielded। यानी अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को अगर अपोज कर रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, शील्डेड प्रोटॉन्स कहते हैं अथवा शील्डिंग कहते हैं। अगर रोटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अबाउट द नियर बाई न्यूक्लियाई जनरेट ए फील्ड दैट कैन आइदर अपोज और रीइंफोर्स ऑफ अप्लाइड फील्ड आर ए प्रोटॉन्स, इफ द इंड्यूस्ड फील्ड अपोजेस द अप्लाइड फील्ड द प्रोटॉन्स सेड टू बी डीशील्डेड। अगर इतनी डेफिनेशन आप लिख दे रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, आप इतनी डेफिनेशन जरूर से ज़रूर लर्न करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्स के लिए। जो क्वेश्चन हम कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप विशेष फोकस करिए। अगला देखेंगे, इफ़ द इंड्यूस फील्ड री इन्फोर्स, जो इंड्यूस फील्ड है अगर उसको री इन्फोर्स कर रहा है अप्लाइड फील्ड तो प्रोटॉन हायर फील्ड स्ट्रेंथ में जाएगा और ऐसे प्रोटॉन्स को हम क्या कहेंगे, डीशील्डेड कहेंगे, और जो हमारी ये फिनोमिना होगी उसे हम डीशील्डिंग कहेंगे। तो आपसे मैंने क्या कहा कि डीशील्डेड और शील्डेड और इसके अलावा केमिकल शिफ्ट, बाकी सबको ये चीज़ पता है, बार बार मैंने अपनी क्लासेज में इसको बताया हुआ है कि व्हाई इज ए टीएमएस रेफरेंस इज ए व्हाई इज टीएमएस इज ए गुड रेफरेंस कंपाउंड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। अब केमिकल शिफ्ट का आप मेजरमेंट कैसे करते हैं, मैंने कहा था कि उसके लिए 2 यूनिट है, एक टाउ है और डेल्टा है, इसको भी आप देख सकते हैं। वैसे जब क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तभी आप ये सब लिखेंगे, मेजरमेंट और ए फैक्टर इफेक्टिंग आप तभी लिखते हैं। अगर शार्ट में आए तो आप एक फिगर बना दीजिए, शार्ट में आए तो आप एक फिगर बना के वो छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सेक्शन ए और बी में अगर केमिकल शिफ्ट पूछा जाए तो आप इस फिगर को, उस डेफिनेशन को लिखते हुए 2-4 लाइन और करते हुए इस फिगर को ज़रूर बना सकते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट आप तभी लिखेंगे जब आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट है, वान डेर वाल डीशील्डिंग है, एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट पे शार्ट नोट आ सकता है। एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, स्पिन स्पिन कपलिंग। तो इसकी स्पिन स्पिन कपलिंग की भी डिफिनीशन आप याद कर लीजिएगा कि स्पिन स्पिन कपलिंग की डिफिनीशन क्या होती है। अगला डिफिनीशन लर्न करेंगे कपलिंग कांस्टेंट की, इसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देखेंगे। तो हमारे जितने क्वेश्चन को मैंने ये कहा है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन सारे क्वेश्चन पे आप विशेष फोकस करिएगा। इसके बाद हम इसका अगला पार्ट बहुत जल्द लेके आएंगे। आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए मैंने इसको बहुत स्टार्ट किया है। मैंने कहा आप IR के प्रिंसिपल जब देखते हैं तो उसमें आप हुक्स लॉ पढ़ते हैं, और इसके अलावा आप देखते हैं किस तरीके से IR स्पेक्ट्रम में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। कुछ रेंज की IR स्पेक्ट्रम को नहीं वो ऑब्जर्व कर पाता है। लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3n-5 वाला फार्मूला लगाते हैं, नॉन लीनियर के लिए 3n-6 का फार्मूला लगाते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप 3n का फार्मूला लगाते हैं। इस तरीके से आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है। कुछ क्वेश्चन मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जितने क्वेश्चन को मैंने ऐसा कहा है उस पर आप विशेष फोकस ज़रूर बना के रखिएगा।
अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन. थैंक यू सो मच.